हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2023 के पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को, जो आपकी परीक्षा 24 फरवरी को हुई थी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में, और 28 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में हुई थी। उसी के पीपल डेवलपमेंट वाले ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले भी हमने एक वीडियो यहाँ पर डिस्कस कर ली थी इस चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर अब 2023 की जो भी सीरीज़ है वो आपको कंप्लीट कराई जाएगी सभी यूनिट के साथ ही। एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है और जो आपकी डिटेल में आपको जानने वाली चीज़ें उन सब की वीडियो भी आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार देख रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए। देखिए यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना में कितने राष्ट्रीय मिशन हैं? तो ये 8 थे। ये इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। एक फिगर है, उसको आपको याद करना है। तो NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें 8 उद्देश्यों को निर्धारित किया था। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन HCFC को CAFC फ्लोरोफ्लोरोकार्बन के ओजोन मुक्त प्रतिस्थापकों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। कथन 1 है ये, ठीक है। और दूसरा कथन है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन पादप गृह तापन में अंशदान योगदान नहीं करता, मतलब ग्रीन हाउस जो है वार्मिंग में ये अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। HCFC पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। और अगर स्टेटमेंट फर्स्ट की हम बात करें तो HCFC में क्या क्या चीज़ें होती हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। और CFC ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं के संयोग से बनता है। ठीक है, CFC का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? एयर कंडीशन, फ्रिज, इन सब में यूज़ किया जाता है। और CFC के दौरान नुकसान क्या होता है? तो ओजोन लेयर को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। ठीक है, तो इसीलिए वर्तमान में क्या है, HCFC का यूज़ करते हैं। ठीक है, और CFC का जो अदर नेम है, कभी ऐसे आ जाए कि फ्रेयॉन नाम से किसको जाना जाता है, तो वो CFC ही है। इसलिए तो यहाँ पर ये आपको पता लग गया कि जो HCFC है इसको CFC के रिप्लेसमेंट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट इज़ करेक्ट बट सेकेंड इज़ इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे के बनने में निम्न में किन की भूमिका होती है? फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग होता क्या है? तो ये एक मिक्सचर है जो कि यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOCs जिनको बोलते हैं, ये रिएक्ट करते हैं किससे? सनलाइट से। तो इस तरह से इसको समर स्मॉग के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और आमतौर पे कैसे होते हैं? भूरे रंग की धुंध के समान दिखाई देते हैं। और जब क्योंकि सनराइज में ये रिएक्ट करते हैं तो ये हमें दिखाई देंगे कब? जब सुबह का टाइम होगा या दोपहर का टाइम होगा, मतलब उसमें सनलाइट हो, तब यहाँ पर ये दिखाई देता है। इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? जैसे अगर इसके हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो आंखों में जलन हो सकती है, कुछ और फोटोकेमिकल इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर यहाँ इस ऑप्शन में आप ले सकते हैं? NO2 हो गया, सनलाइट हो गया और VOCs हो गया। ठीक है, ये अब नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्युत ऊर्जा संयंत्र में टरबाइन की आवश्यकता नहीं होती है? ये क्वेश्चन कह रहा है टरबाइन के बारे में। तो टरबाइन होती क्या चीज़ है? टरबाइन एक रोटेटरी इंजन है जो किसी लिक्विड की काइनेटिक या स्टैटिक एनर्जी को ग्रहण करके स्वयं घूमती है, और इसके घूमने से क्या होगा? विद्युत शक्ति के उत्पादन में ये टरबाइन अपना काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो अलग अलग टरबाइन होते हैं वो अलग डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि गैस, भाप और जल से चलने वाले टरबाइन जो है ये अलग तरह के होंगे। अब यहाँ पर सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी से क्या होता है कि यहाँ पर इसको बनाने के लिए टरबाइन का नहीं यूज़ करते हैं। सोलर एनर्जी से अगर कोई एनर्जी हमें प्रोड्यूस करानी है तो उसके लिए टरबाइन का यूज़ नहीं किया जाएगा। सोलर एनर्जी के द्वारा खाली इंजन को, मतलब इंजन जो होता है चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सोलर एनर्जी में टरबाइन का यूज़ नहीं होगा, बाकी सभी में लगभग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर कह रहा है, पांचवा है, असर्शन रीजन का है, तापीय प्रदूषण के कारण जल के तापमान का समान स्तर से बढ़ना जल की गुणवत्ता और जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। तो ये सही बात है। ठीक है, अगर तापमान बढ़ जाएगा तो जो उसमें जलीय जीवन है, मतलब जो वहाँ पे जो फिश वगैरह हैं या और भी जितने जलीय जीव होते हैं जो उसमें रहते हैं, तो उन पे क्या होगा? प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और दूसरा स्टेटमेंट रीज़न कह रहा है, तापमान में वृद्धि के साथ जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता में वृद्धि होती है। तो जल की घुलनशीलता में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर उसकी ऑक्सीजन में कमी आ जाती है। तो इसलिए क्या होता है, उसके जो जलीय जीव हैं कई बार क्या होता है, उनको सांस लेने की प्रॉब्लम होने लगती है ना। तो इस तरह से उसका ये जो रीज़न है, जो असर्शन का रीज़न है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर A इज़ करेक्ट बट R इज़ नॉट करेक्ट। ठीक, तो ये हो जाएगा, रीज़न सही नहीं है। घुलनशीलता में कमी नहीं, वृद्धि नहीं होती है बल्कि कमी होती है।
ठीक है। यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा उत्पन्न की गई हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये किससे बनती है, जैसे सूर्य के प्रकाश, हवा और पानी, जो भी जितनी नेचुरल चीज़ें हैं उनके द्वारा ये ग्रीन हाइड्रोजन बनती है। और देखिए यहाँ पर ये मैचिंग लिस्ट है, इसको आपको मैच करना है, जिसमें ये प्रोटोकॉल्स हैं और थीम्स दी हैं। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं प्रोटोकॉल से या स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो आपको ये सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में जानना चाहिए कि ये बनाए क्यों गए थे, एम क्या थी, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप चाहें तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कराएंगे तो आपको वो सारा डिटेल पता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट क्यों हुआ था, तो यहाँ पर जो पेरिस एग्रीमेंट था ये किस लिए करवाया गया था, तो ये जलवायु परिवर्तन के मुद्दे इनको सॉर्ट आउट करने के लिए किया गया था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए हुआ था, यहाँ पर स्वच्छ ये जो है विकास क्रिया वृद्धि, इसके लिए किया गया था। इसी तरह से रियो समिट को देखें तो ये मानव पर्यावरण से संबंधित है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोकने के लिए किया गया था। ये तो आपको सभी को पता है ना, इससे संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, हर एक सेट में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये भी मैचिंग लिस्ट का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर समुद्र तल में वृद्धि के प्रभाव के प्रकार हैं, साथ ही इसके एग्जाम्पल हैं। अब आपको इनको मैच करना है। तो समुद्र तल में वृद्धि, देखिए तो पहला है बायो जियोफिजिकल इफेक्ट है। अब ये किससे संबंधित होगा, क्लाइमेटिक इफेक्ट है, सोशल और नॉन क्लाइमेटिक इफेक्ट। तो बायो जियोफिजिकल है, ये आपके लवण जल, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन से होगा, ये इससे संबंधित हो गया। और क्लाइमेटिक इफेक्ट ये किससे होगा, ये आपके स्टॉर्म, जो स्टॉर्म चेंजेस होते हैं इनसे हो गया। स्टॉर्म क्या होते हैं, आंधी तूफान, ये तब बनते हैं जब कम दबाव का जो क्षेत्र होता है, जो केंद्र है, उसके आसपास के उच्च दबाव की प्रणाली के साथ कनेक्ट होता है। तो विरोधी ताकतों के ये संयोजन होता है, यही कारण बनता है तूफान के लिए। ठीक है, मतलब एक तरफ कम जो है प्रेशर वाला क्षेत्र और दूसरी तरफ ज़्यादा उसके आसपास का ज़्यादा जो है ज़्यादा प्रेशर वाला जो क्षेत्र होगा, तो इन दोनों के बीच जो अंतर होगा, इसी यही सब यहाँ पर तूफान मतलब झंझावात, जिसको स्टॉर्म कहते हैं, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो क्या हुआ, क्लाइमेटिक इफेक्ट ही हुआ है ना। और सोशल इफेक्ट की बात करें तो ये किससे संबंधित होगा, ये होगा आपका पुनर्वास से संबंधित। ठीक है, ये इससे संबंधित हो गया। और उसके बाद नॉन क्लाइमेटिक इफेक्ट, ये समुद्री जल के कारण बाढ़। ठीक है, तो ये आपका इससे रिलेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक अपशिष्ट जल शोधन प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो होता है आपका कोलाइडल और डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, इनको इसके द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, अवशिष्ट कार्बनिक और जो सस्पेंडेड ठोस पदार्थ हैं इनको हटाने के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाना। जब हम अगर इसकी बात करें जल प्रदूषण, मतलब इसको जल के शोधन की बात करते हैं अगर, तो इसमें कई स्टेजेस होती हैं, कई स्टेप होते हैं। ठीक है, उसको हम जब जल प्रदूषण को पढ़ेंगे उसमें सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, क्योंकि मैंने देखा इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, मतलब कि तीसरे स्टेज में क्या होगा, सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा। तो जब आप वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा, पता नहीं कौन सा स्टेज पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी आपको थर्ड स्टेज से भी संबंधित सवाल मिलेगा, है ना। तो इसलिए इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं। कथन पहला कह रहा है, अनुच्छेद 48 से भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित और संवर्धित करें। और दूसरा अनुच्छेद मतलब कथन सेकंड कह रहा है, अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित करते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं। ठीक है, दोनों ही सही नहीं हैं। यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। अब क्यों फॉल्स हैं इनको भी देखिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का में ये प्राविधान है कि राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण और सुधार और वनों तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा। ठीक है, वनों का वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास कौन करेगा, राज्य करेगा। लेकिन सवाल में आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे भारत के नागरिक कह रहा है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांत कह रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके स्टेटमेंट में कह रहा है कि भारत के हर नागरिक का, अनुच्छेद 51 का कहता है, भारत के हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो वनों, झीलों, नदियों तथा वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे और सभी सजीव प्राणियों के प्रति करुणा की भावना रखे। तो इस तरह से दोनों ही स्टेटमेंट वहाँ पे गलत हो गए, और इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे या तो ऐसे ही सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या मैचिंग के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। ओजोन परत की औसत मोटाई कितनी है, तो इसमें देखिए यहाँ
इसमें इसका जो राइट ऑप्शन होगा लेस देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम ओजोन परत की बात करें तो किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है और 90% ओजोन यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, एवरेज थिकनेस कितनी हो गई, 300 डॉप्सन यूनिट, मतलब डॉप्सन में नापते हैं ना इसको, और या 3 mm या 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हो गया आपका लेस देन 1 सेंटीमीटर। बाकी भी मैंने आपको बता दिया कि या तो 300 डॉप्सन यूनिट या 3 mm या 0.3 सेंटीमीटर, मतलब लेस देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर इस तरह से ऑप्शन आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कथन 1 आयन विनिमय, मतलब यहाँ पर कह रहा है आयन एक्सचेंज इज एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। आयन विनिमय तृतीयक अपशिष्ट जल शोधन प्रक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर इससे क्या मतलब है, ये देखिए, और दूसरा है आयन विनिमय, मतलब आयन एक्सचेंज का प्रयोग अवशिष्ट निलंबित ठोस के अपनयन के लिए किया जाता है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा क्या है, फॉल्स है। तो अब कैसे फॉल्स है, क्योंकि देखिए तृतीयक जो टर्शरी जो यहाँ पर रेमेडीज होती है, इसमें एक आयन को दूसरे में स्वैप करने के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पर आयन विनिमय का आधार एक मजबूत बाध्यकारी आयन द्वारा कमजोर रूप से बायन आयन को, जो भी मतलब एक ऐसा आयन है, उसको रिप्लेस किया जाता है। और इस विधि को जो आयन एक्सचेंज मेथड होता है, इसको जियोलाइट या परमिटेड मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसको मतलब फर्स्ट जो है आपका सही है, लेकिन सेकंड गलत है। यहाँ पर इसका कह रहा है ना कि ये गलत है। ठीक है, तो इस तरह से पहला सही है और जो है दूसरा फॉल्स, ये सी ऑप्शन आपका होगा। इसीलिए मैंने कहा कि आपको जो ये वाटर वाली स्टेजेस है ना, वाटर प्योरिफिकेशन की जो स्टेजेस हैं, इनको आपको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, वाटर रिफाइनिंग की जो भी स्टेजेस हैं, इनको पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है पानी का क्लोरीनीकरण किस लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है रिमूव माइक्रोब्स के लिए, सूक्ष्म जीवाणुओं को दूर करने के लिए। इसकी मतलब क्लोरीनीकरण की अगर बात करें तो ये जल रोधन की कई विधियों में से एक है, जिसका उपयोग किसको, पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रासायनिक कीटाणु शोधन विधि है। इसमें क्या होता है कि क्लोरीन या क्लोरीन युक्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको दूर करने के लिए क्लोरीन का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्टेटमेंट की फॉर्म में है, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड। पहला स्टेटमेंट कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो समझौता 1987 में हुआ था और 1990 में अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इज़ फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल समझौता 1997 में हुआ था, वर्ष 2005 में अस्तित्व में आया था। तो इसमें यहाँ पर देखिए जो ये हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्या था, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, जिसे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग द्वारा होने वाले क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा तो सही है और फर्स्ट इज़ फॉल्स। यहाँ पर ये जो है पहला फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 1989 में अस्तित्व में आया था, ये 1990 में ना के 1989 में आया था, तो ये फॉल्स हो गया और ये आपका सही है। ये आपका 2005 में ही प्रभावी हुआ था। और दोनों के उद्देश्य क्या थे, तो ये आपको ओजोन लेयर के प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था मॉन्ट्रियल वाला, और क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, जो भी ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा क्लाइमेट चेंज हो रहा था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए बनाया गया था। तो इस तरह से पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा जो है ट्रू है। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा सारी चीज़ें। अब इसमें कह रहा है, ये भी स्टेटमेंट के फॉर्म में है, कार्बन टेट्राक्लोराइड कीटनाशकों और भारी धातुओं जैसे प्रदूषक यकृत को, मतलब लीवर की बात कर रहा है, लीवर को हार्म पहुंचाते हैं, है ना, लीवर को डैमेज करते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लीवर को क्षति पहुंचाने वाले विषैले रसायनों को क्या कहते हैं, हेमेटोटॉक्सिन्स कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें पहला तो ट्रू है बट सेकंड इज़ फॉल्स। ठीक है, क्यों, यहाँ पर देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, इसका उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है और ये इसमें मतलब सही बात है कि कीटनाशकों और भारी धातुओं जैसे कि जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये लीवर को डैमेज करते हैं। तो इसको एक शक्तिशाली हेमेटोटॉक्सिन के रूप में भी जानते हैं, ये लीवर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला तो सही है लेकिन सेकंड
आ सकते हैं। तो इस तरह से ये आज जितने भी क्वेश्चन थे ये आपके अभी के क्वेश्चन हैं, और इसी तरह से बाकी भी आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे बाकी सारी यूनिट्स के भी, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।